हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप लोग का मेरे चैनल पर वेलकम है। मैं नीतू कुमारी सिंह आप लोग को KVS PRT PGT TGT इन तीनों का ही प्रिपरेशन करा रही हूँ। PRT तो जानते हैं, PRT में जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सभी का अलग अलग भी बना रही हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने जो है कंप्यूटर का स्पेशली सारा जो कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारे चैप्टर को इंक्लूड करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मैं करवाई हूँ। आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर। और यहाँ सिर्फ 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं करा रही हूँ, बल्कि 2018 के क्वेश्चंस को के साथ साथ उसका जो करंट है उसको इंक्लूड करके मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए आपके लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप अंत तक ज़रूर देखें। इसका पार्ट 1 तो अपलोड कर दिया था मैंने। आज आप लोग को इसका पार्ट 2 करवाऊँगी। तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते हुए चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। और ये आपको पता ही होगा, जो कॉमन पेपर 1 होता है, जो PRT का पेपर होता है, वो PGT TGT सभी में पेपर 1 पार्ट 1 में रहता है, तो ये सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी देख सकते हैं। तो जैसे ये तार्किक अभिक्षमता का क्वेश्चन है, तो इसका जो है प्रीवियस ईयर तार्किक अभिक्षमता भी मैं आपको करवा देती हूँ। इससे आपको अभी क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, किसी 18 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर वाले आकार की सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में परिवर्तित किया गया। ठीक, तो इस नई आकृति की एक भुजा एज किसके बराबर होगी। ठीक, तो देखिए घनत्व का जो आयतन इक्वल टू घन का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। तो आपको पता है, तो घन का जो आयतन है वो भुजा पे 3 हो जाएगा, तो पावर, तो यहाँ पे हम लोग का भुजा 18 दिया हुआ, तो 18, 48 एंड 16 दिया हुआ है। तो इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिए एंड यहाँ पे आपका क्या हो गया, भुजा 24 सेमी निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति घंटा घर के निकट खड़ा है और वह दक्षिण की ओर चलकर बिंदु P पर पहुंचता है, जो घंटा घर के 8 किलोमीटर दूर है। वह बिंदु P से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और बिंदु Q पर पहुंचता है। तो इसका डायरेक्ट बताती जाती हूँ, देखिए। ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो घंटा घर के निकट खड़ा है और दक्षिण की ओर चलकर बिंदु P पर पहुंचता है। तो वो दक्षिण की ओर चलकर क्या हो रहा है, दक्षिण तो नीचे होता है, तो ठीक है, दक्षिण की ओर चलकर कहाँ पहुंचेगा, P पे पहुंचेगा, जो घंटा घर से 8 किलोमीटर दूर है। क्या बोला, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 8 किलोमीटर यहाँ से चल रहा है, वो 8 किलोमीटर दूर है। और P दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वो क्या होता है, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। और क्यू से क्यू पर पहुंचता है। ठीक, क्यू पर पहुंचता है एंड क्यू से फिर दाएं मुड़कर आर तक पहुंचता है, जो बिंदु क्यू से 10 किलोमीटर दूर है। बिंदु आर से वह दाएं मुड़कर स्थान एस पर पहुंचता है, तो उसे आर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अब अभी वह घंटाघर से कितनी दूरी पर दिशा में है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि वो 8 किलोमीटर चला, फिर 6 चला, फिर 10 चला, फिर 6 चला। तो इस तरह से है, इसका निकालना है। तो यहाँ पे जैसे इसको ए मान लिया गया है ना, ए एस हम लोग को निकालना है, इतना हमको नहीं पता है। हाँ, यहाँ पे पता है कि यहाँ से यहाँ तक ए से ए पी 8 है और आर और क्यू 10 है। तो हम क्या करेंगे, आराम से 10 में से 8 को घटा दिए तो हमारा क्या आ गया, 2 किलोमीटर आ गया। यानी
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर उत्तर। ठीक, यानी वो 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में एक शब्द अन्य 3 से भिन्न है, उस विषम शब्द को चुनिए। तो सफ़ेद, लाल, पीला, नीला। तो जैसे पता ही आपको, सफ़ेद जो है लाल, नीला, पीला रंग के प्रकार है, जबकि सफ़ेद रंग 7 रंगों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, इंद्र एक पुरुष, सहेज एक स्त्री। सहेज की माता इंद्र की माता की बहन की बेटी। सहेज का इंद्र से क्या संबंध है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोला, इंद्र एक पुरुष है। ठीक है, और इंद्र और सहेज एक स्त्री है। ठीक है, इंद्र की माता, ठीक, इंद्र, सहेज की माता इंद्र की माता की, ठीक, सहेज की माता जो है वो इंद्र की माता की क्या है? बहन की बेटी, यानी माता। तो सहेज और इंद्र क्या है? भांजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त 2 आकृतियों में कुछ संबंध है। देख सकते हैं आप, निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को समुच्चय को चुनिए जिसका वही संबंध है जो उपरोक्त आकृति का है। तो ये इस और इसमें क्या संबंध है? नेक्स्ट वाला देखिए, डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप, जो बीच में था वो बाहर आ जाता है सेकंड वाला में, तो यही वाला है। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखिए, होपफुल, हेल्पफुल, हेल्थी, एलाइन, हीटिंग। यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे स्थान पर होगा? तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले अगर हम एज का ले रहे हैं तो एज सब में ई है ना, तो एच ई ए लेंगे ना, तो एच ई ए के बाद एल आ जाएगा। उसके बाद एच ई एल टी एच वाई, हेल्थी। फिर एच ई ए टी आई, उसके बाद आई आएगा टी के बाद। फिर आपका ये हेल्पफुल एंड होपफुल। ठीक, तीसरे स्थान पे कौन सा आ रहा है? ईटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 37 में, निम्नलिखित में कौन सी आकृति का प्रतिबिंब है जबकि दर्पण को रेखा ए बी पर रखा गया है? तो ये जो ए बी है ये क्या है? दर्पण है, और यहाँ पे रखा गया, तो इसका उल्टा जस्ट कौन सा हो जाएगा प्रतिबिंब? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, है ना। डी, डी यहाँ पे उल्टा है, सी भी उल्टा है, क्यू भी उल्टा है, ए भी उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 सेमी भुजा वाले किसी घन की सभी भुजाओं को लाल रंग से रंग दिया गया, अब इसे प्रत्येक 2 सेमी की भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया। इनमें से कितने छोटे घनों की एक या अधिक भुजाओं को लाल रंग से रंगा गया है? तो देखिए, पहले तो बड़े घन की भुजा, ठीक है, बाई छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा 8 है, छोटे घन का 2 है, तो क्या निकल गया? 4। एक सतह रंगीन वाले घन की भुजा अल्फ़ा -2 का स्क्वायर गुना सतहों की संख्या, यानी अगर घन को एक ही रंग से रंगा गया है तो सतहों की संख्या क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पे ये जो है अल्फ़ा, ये हमारा 4 निकला है, तो 4 - 2 का स्क्वायर इंटू 6, यानी आपका माइनस करके 2 आएगा, और स्क्वायर है तो 4 हो गया। 4 × 6 24। दो सतह रंगीन बनने वाले घन, ठीक है,
तो इसका भी सेम फार्मूला अल्फ़ा -2 इंटू किनारे की संख्या, किनारे कितने होंगे 6 12 हो जाएंगे, तो इसका भी 24 आ गया। 3 सतह रंगीन वाले घन 8, एक या अधिक भुजा वाले लाल रंगों की घन की कुल संख्या, तो 24 और प्लस 8 इक्वल टू आंसर होगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में प्रिंसेस को ये कहते हैं, ठीक है। इसी कूट भाषा में क्या कहेंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ इसका क्या संबंध है, ठीक। प्रिंसेस है और यहाँ पे ई से स्टार्ट है, यानी ये देखिए यहाँ पे है ई, सी के बाद ई दिया है, यानी यहाँ पे क्या किया गया है, तो देखिए यहाँ से जस्ट जो लास्ट में है उसको यहाँ पहले कर दिया है ना, उसके बाद इस तरह से एक एक करके आ गया है, और एस जहाँ पे है एस में T+1 किया है, यहाँ पे एस में +2 किया है, तो इसका आंसर उस हिसाब से क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 3 4 5 का वही संबंध बताए जो संबंध संख्याओं 1 2 3 का संख्या 1 4 9 से है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है A1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, एंड 3 का स्क्वायर 9। उसी प्रकार 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो विश्व उत्तर क्या हो जाएगा 9 16 25, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका आया शिक्षण विधियां या कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर की असमानता यानी लिंग भेद, सार्वजनीन विद्यालय प्रणाली, शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। तो जैसे यहाँ कूट दिया हुआ है, तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना। यानी शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, ठीक है, उसके बाद जेंडर की असमानता जिसको लिंग भेद कहते हैं, और शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। शिक्षक की आर्थिक ये शिक्षा के अवसरों की समानता से आश्रय क्या है, यहाँ सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो, यानी शिक्षा के अवसर में असमानता के परिणाम स्वरूप भी एक धनवान व्यक्ति के बच्चे पब्लिक विद्यालय में पढ़ते हैं और वही निर्धन व्यक्ति के बच्चे साधारण विद्यालय में जाने में असमर्थ होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। ए, सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है, वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत उपमुक्त होता है, वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है, वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सामाजिक संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने को अपना प्रमुख लक्ष्य नहीं बनाता है। सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है, वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयमित और विनोदप्रिय होता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता, ठीक है। कौन सामने नहीं आता, पहला ए है समस्या की स्थिति का निर्माण करना, बी समस्या को समझने परिभाषित करने और कहने की विद्यार्थी की सहायता करना, सी समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, डी कक्षा में मुक्त वातावरण का निर्माण करना।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में शिक्षक समस्या की स्थिति का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, इस शिक्षण तथा विधि के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से उपयोगी समस्याओं का ही चुनाव किया जाता है तथा शिक्षक एवं छात्र वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान ढूंढते हैं। शिक्षक केवल समस्या को समझने, परिभाषित करने तथा निर्देशित करके समाधान प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है तथा छात्र कक्षा में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करता है। समस्या समाधान विधि के 5 चरण होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है समस्या का चयन करना, समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रदत्त आंकड़ों का सत्यापन और निष्कर्ष का मूल्यांकन करना। व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं IEP निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है। ठीक है, योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना, यानी इसका जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। व्यक्तिगत शिक्षा योजना इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान योग्यता आधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करने पर आधारित नहीं है। व्यक्तिगत शिक्षा योजना शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताओं और प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्यों तथा सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग आदि विचारों पर आधारित है। एक ऐसा बच्चा अथवा शिक्षार्थी जिसे अधिगम कार्य करने और सीखने में कठिनाई है और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के रूप में पहचाना गया है, इस योजना का भाग होता है। ऐसे शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए शिक्षक विशेष प्रशिक्षण लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। पहला, उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, शब्द भंडार तथा परिणाम बढ़ाना, भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता, सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डी, सोचना हो जाएगा। सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना बच्चों की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। भाषा समर्थता के विकास के लिए विद्यालय उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, शब्द भंडार का परिणाम बढ़ाना, वृद्धि करना तथा भाषा उपयोग तथा उसके निर्माण की क्षमता से संबंधित है। विद्यालय के अतिरिक्त अनुकरण, खेल, कहानी सुनाना, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, बातचीत भी भाषा विकास के प्रमुख साधन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 प्रारंभ के प्राथमिक वर्षों तथा कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी, यानी संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। और भी ऑप्शन लिख लीजिए, ए था अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, पाठ्यक्रम सक्षमताओं कौशलों का पूरा करना, कक्षा विद्यालय में जाने में नियमितता का सुनिश्चित करना। तो जो आंसर होगा वो संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। प्रारंभ में प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 6 तक गणित के अधिगम हेतु संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना आदि प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणित के लिए सकारात्मक रुझान और रुचि विकसित करना भी उतना ही जरूरी है जितना ज्ञानात्मक कौशल और अवधारणाएं सीखना। गणित में रुचि तथा सकारात्मक रुझान बच्चों में तार्किकता को बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। अनुशिक्षण, कवायद तथा अभ्यास सत्र, ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, प्रतिरूपण, मॉडलिंग, आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। तो इसका जो आंसर होगा सी, प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। मॉडलिंग जो है प्रतिरूपण वो कंप्यूटर के सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। अनुशिक्षण, ट्यूटोरियल, कवायद तथा अभ्यास सत्र यानी ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन तथा आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना कंप्यूटर की सहायता से की जाने वाली अधिगम की विधियां हैं। प्रश्न के अन्य विकल्पों से अनुशिक्षण यानी ट्यूटोरियल, अनुशिक्षण में कंप्यूटर ट्यूटर की भांति ही विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद तथा अंतःक्रिया स्थापित करते हुए अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। तो ये भी देख लीजिए कि कवायद या अभ्यास सत्र क्या है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, इस प्रकार का अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा पहले से अर्जित अधिगम अनुभवों का
अभ्यास करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। छात्रों को कंप्यूटर पर अभ्यास करने के लिए समस्या दी जाती है तथा छात्र उस समस्या के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देता है। सही उत्तर की प्रतिक्रिया अगले प्रश्न का प्रदर्शन करती है तथा गलत प्रतिक्रिया होने पर गलत लिखा हुआ प्रदर्शित हो जाता है। इस प्रकार इसमें छात्रों को तुरंत अपनी अनुक्रिया का परिणाम प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है। सर्वाधिक सटीक परिभाषा क्या है? पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, विद्यालय के क्रियाकलापों में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट या शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, विद्यार्थियों के संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट पाठ्यक्रम कहलाता है। विद्यार्थियों के संगठित अनुभवों का जो पूर्ण सेट होगा वो पाठ्यक्रम कहलाता है। विद्यालय के पाठ्यक्रम में कक्षा के अंदर तथा कक्षा के बाहर की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये क्रियाएं बच्चों के अनुभव का कार्य करती है। शिक्षार्थी फ्रोवेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको 50 क्वेश्चन तक कराऊंगी, इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। ठीक है। बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय क्या है? तो इसका आप देख पा रहे हो, इसका मैं आंसर बता देती हूँ डायरेक्ट। ऑप्शन सी होगा, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकता को एक साथ पूरा करना। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है और वह प्राय चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया या चरण अवयव को दर्शाता है या दर्शाती है? आख्यान, वाक्यगत जागरूकता, आपादिक पठन या स्वनिकी बोध। तो जो इसका आंसर वो क्या होगा? आख्यान। वह बच्चा आख्यान मतलब नैरेटिव प्रक्रिया को दर्शाता है। आख्यान प्रक्रिया में बच्चे की कल्पना का समावेश हुआ होता है। वह अपनी कल्पनाशीलता और सृजनशीलता को शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी क्वेश्चंस हैं और मैं उसका पूरा व्याख्या के साथ आपको बताऊंगी। तो अगर आप देखना चाहते हैं आगे और, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।